अरे आपको बचपन में याद है जब कभी सर्दी जुकाम होता था तो कई बारी घर वाले एक ऐसे डॉक्टर के पास ले जाते थे जो ना कड़वी दवाएं देता था ना इंजेक्शन देता था बल्कि मीठी मीठी गोलियां देता था और सरप्राइजिंगली आप वो खाकर ठीक भी हो जाते थे। अब आप भले इसे भूल गए हो मगर इसे कहते हैं होम्योपैथी और इसका पूरी दुनिया में मार्केट $17 बिलियन का हो चुका है। एक तरफ इनका मार्केट फल फूल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन पर बड़े बड़े क्रिटिसिज्म के सवाल उठाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 2014 में भारत के अंदर आयुष मिनिस्ट्री बनाई गई जिसमें ए का मतलब आयुर्वेदा और एच का मतलब होम्योपैथी। पूरे भारत में आयुष वेलनेस सेंटर्स में 1/3 होम्योपैथी के हैं। सारे प्रैक्टिशनर्स में 37% होम्योपैथी के हैं। अगर आप एलोपैथी से कंपेयर करें तो मात्र 5% डॉक्टर्स होम्योपैथी के हैं मगर वो 20% पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। एक तरह से देखो तो अपनी एंशिएंट नॉलेज जो आयुर्वेदा है उसके बराबर पॉपुलैरिटी हो चुकी है होम्योपैथी की, जो कि खुद 19th सेंचुरी में एक फॉरेन प्रैक्टिस की तरह भारत में आई थी। अब ये चाहे कितनी भी पॉपुलर हो जाए, कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि ये इनफेक्टिव अनसाइंटिफिक मार्केटिंग गिमिक है। अब इस हार्श क्रिटिसिज्म को देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि होम्योपैथी की हिस्ट्री क्या है और उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, जो कि फ्रैंकली जब मैंने पढ़े तो मैं भी शॉक्ड रह गया था। होम्योपैथी की शुरुआत फ्रस्ट्रेशन की वजह से हुई थी और ये फ्रस्ट्रेशन उस समय की मेडिकल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट था। साल था 1796 और टू बी ऑनेस्ट उस समय इलाज किसी बीमारी से ज्यादा पेनफुल होता था। आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। ब्लड लेटिंग का कॉन्सेप्ट चलता था। आपकी वेन्स को काट के आपका खून निकालते थे, चाहे आपको फीवर या स्मॉल पॉक्स या गला खराब जैसी बीमारियां हों। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की डेथ इसी वजह से हुई थी। उनका गला खराब हुआ, उनका ब्लड लेटिंग शुरू कर दिया। कहते हैं कितने सारे पाइंट्स ऑफ ब्लड उनका निकल गया और 21 घंटों में उनकी मौत हो गई। इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट थे। लैक्सेटिव्स दिए जाते थे जिससे आपका पेट खराब हो जाए। वॉमिट इंड्यूसिंग पिल्स दी जाती थी जिससे आपके अंदर की गंदगी बाहर निकले। छोटी छोटी बीमारियां ट्रीट करने के लिए ऐसे ट्रीटमेंट बना रखे थे कि लोग परेशान हो चुके थे। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना, आज जो आप ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को बड़ा सिंपल समझते हो, ये तब नहीं बनी थी। जर्म्स थ्योरी तब नहीं बनी थी। मगर उस समय जर्मनी में बैठे सैमुअल हैनेमन ने सारी चीजें देखी और उसने फ्रस्ट्रेशन में कहा कि ये एलोपैथी है। ये आउट ऑफ कंटेम्प्ट उसने नाम दिया था इस पूरी मेडिकल प्रैक्टिस को। और उसने कहा कि ये लोग ट्रीट करते हैं किसी भी बीमारी को उसके ऑपोजिट के जरिए, और मैं बनाऊंगा एक नई टेक्निक जिसे कहूंगा होम्योपैथी, और इन्हें ही होम्योपैथी का फादर कहा जाता है। इन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देता हूं जिसके जरिए ये पूरी की पूरी होम्योपैथी गवर्न की जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट सही बताऊं आपको बहुत शॉकिंग लगेंगे। इनका पहला प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर। ये कहते हैं कि जिस चीज से किसी की बीमारी हुई है उसी चीज के थोड़े थोड़े मात्रा में अगर डोजेस दी जाएं तो उसी से उसका क्योर भी निकल सकता है। दूसरा प्रिंसिपल डाइल्यूशन का है। थोड़ा सा टेक्निकल है, आसान करके आपको बताऊंगा। ये कहते हैं कि दवाइयां सीधे मत दो, डाइल्यूट करके दो। तो 1 पार्ट दवाई का लो, 9 पार्ट पानी लो, उसमें दवाई मिला दो। ये हो गया 1x डाइल्यूशन। और डाइल्यूट करना है तो पहले वाले मिक्सचर से 1 पार्ट निकालो, उसको और 9 पार्ट पानी में मिला दो। ये हो गया 2x डाइल्यूशन, यानी कि 1/100। 2x को C भी कहा जाता है क्योंकि 1C डाइल्यूशन 1/100 होता है। अगर इससे आपने 1 पार्ट निकाल के 100 पार्ट ऑफ वाटर में फिर से मिला दिया तो ये 2C डाइल्यूशन हो जाएगा, यानी 1/10,000। और आप किसी भी होम्योपैथी स्टोर में जाइए, उसके पीछे उसकी पोटेंसी चेक करिए। आपको 30x डाइल्यूशन की पोटेंसी या 200C तक की पोटेंसी आराम से देखने को मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा डाइल्यूटेड होती हैं होम्योपैथी की दवाइयां। अब आपसे मेरा सवाल है, जो दवा जितनी ज्यादा डाइल्यूटेड है ये उतनी कम पावरफुल होगी या ज्यादा? अगर आपने कम बोला है तो आप गलत हैं, क्योंकि सैमुअल ने इस डाइल्यूशन के पीछे का बहुत इंटरेस्टिंग कारण बताया कि जितनी बार दवाओं को डाइल्यूट किया जाता है उतनी बार इसे विगरसली हिलाया जाता है तो एंड में जो सब्सटेंस बचता है वो दवा नहीं होती, एक स्पिरिट लाइक सब्सटेंस होता है। यानी कि जो वाटर है वो उस दवा की सारी क्वालिटी को अब्सॉर्ब कर लेता है। दी वाटर रिमेंबर्स। और इन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से होम्योपैथी के क्रिटिक ये सवाल उठाते हैं कि भैया ये चल क्या रहा है, ज्यादा डाइल्यूशन से ज्यादा पावर कैसे आती है? और उन सवालों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले एक बड़ा सवाल यह है कि अगर ये प्रिंसिपल्स इतने ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं तो होम्योपैथी इतनी पॉपुलर हो कैसे गई?
पहला रीजन है डिसइल्यूजनमेंट विद मॉडर्न मेडिसिन। देखो, जब होम्योपैथी शुरू हुई थी तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह शुरू हुई थी, क्योंकि उस समय की प्रैक्टिसेस काफी ज्यादा परेशान कर चुकी थी लोगों को। और आज भी बहुत सारे लोग एलोपैथी के रिएक्शन से, उनके साइड इफेक्ट से और बिग फार्मा को एक कंस्पिरेसी समझने की वजह से होम्योपैथी जैसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पर स्विच कर जाते हैं। और आप वैसे भी सोचकर देखो, कड़वी दवाएं और इंजेक्शन के वर्सेस में ये मीठी मीठी गोलियां कितनी अट्रैक्टिव लगती हैं। दूसरा रीजन है सपोर्ट फ्रॉम रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। मुझे पहले ऐसा लगता था कि शायद एलोपैथी की दवाइयां महंगी होने की वजह से बहुत सारे लोग जो उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते होम्योपैथी प्रेफर करते होंगे, बट ऐसा नहीं है। रॉयल फैमिली के पास भी होम्योपैथी के डॉक्टर रहे हैं। क्वीन एलिजाबेथ II के पास 17 इयर्स तक एक होम्योपैथी डॉक्टर था। प्रिंस चार्ल्स ने तो 2019 में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पेट्रन बने थे जो होम्योपैथी को प्रमोट करती है। जर्मनी के अंदर यह देखा गया कि जो अपर मिडिल क्लास है उसके बीच में होम्योपैथी काफी ज्यादा पॉपुलर है। और स्विट्जरलैंड, जहां पर होम्योपैथी को पब्लिक हेल्थ केयर में कवर किया जाता है, वहां पर एवरेज होम्योपैथी यूजर आर यंग फीमेल्स। तीसरा रीजन है साइंटिफिक टेम्परामेंट से रिलेटेड। 6 यूरोपियन कंट्रीज में एक स्टडी रन की गई जहां पर यह पाया गया कि जिन लोगों के बीच में साइंटिफिक टेम्परामेंट थोड़ा लो था, वहां पर होम्योपैथी ज्यादा यूज की जा रही थी। अच्छा, एक दूसरी चीज इसी स्टडी में निकल कर आई कि जो स्विट्जरलैंड में यंग फीमेल्स थी वो एजुकेटेड भी थी, वो फिर भी होम्योपैथी को यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा एजुकेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट में जरूरी नहीं है कि लिंक हो, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में मोस्टली वो लोग जो आर्ट्स या लिटरेचर लेते हैं उन्हें भी हाईली एजुकेटेड माना जाता है। तो जरूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड लोगों के बीच में साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग उतनी ही हाई हो। तो अब आप ये समझ गए कि होम्योपैथी पूरी दुनिया भर में इतनी पॉपुलर कैसे हो गई। अब ये जान लीजिए कि लोग इसको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। सारी क्रिटिसिज्म होम्योपैथी के 2 बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट ही आती है। पहली बात, लोग कहते हैं कि यार एवोगैड्रोस नंबर नाम की एक चीज होती है, यानी कि किसी सब्सटेंस को आप उस नंबर के बियॉन्ड डाइल्यूट करते चले जाएं तो फाइनल सॉल्यूशन में उस सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल तक नहीं रहेगा। और ये नंबर 12C या 24X तक होता है होम्योपैथी की टर्म में अगर बात करें। और होम्योपैथी में तो दवाइयां भैया 30X मिल रही हैं, 200C मिल रही हैं, इतनी ज्यादा डाइल्यूटेड है। तो लोग ये कहते हैं कि अगर आप 30X वाली दवाई पीते हैं तो आपको 30,000 लीटर वो दवा पीनी पड़ेगी उसमें एक्चुअल दवा के एक मॉलिक्यूल को ढूंढने के लिए। तो ये इतनी डाइल्यूटेड दवाएं कैसे पावरफुल है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि विगरस शेकिंग के थ्रू आप कहते हैं कि एक स्पिरिट लाइक सब्सटेंस बनता है जिसमें हो सकता है दवाई ना हो मगर उसकी सारी पावर वाटर याद कर लेता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यार रिवर में तो कितना सारा पानी है, यानी कि डाइल्यूशन भी खूब है और खूब जोर जोर से रिवर बहती भी है, पत्थरों से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है, तो विगरस शेकिंग भी हो रही है। तो उसमें अगर थोड़ा सा भी हम पॉइजन मिला दें तो क्या पूरी रिवर का पानी एकदम भयंकर पॉइजनस लिक्विड बन जाएगा, बहुत पोटेंट दवाई बन जाएगी एक ऐसी कि जिसे पीते ही इंसान मर जाए? ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो पोटेंसी और विगरस शेकिंग वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग बड़े बड़े सवाल उठाते हैं। और आप इन क्रिटिक से अगर पूछें कि यार अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो ये होम्योपैथिक दवाई खा के लोग ठीक कैसे हो रहे हैं, तो ये क्रिटिक्स 2 तरह से एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात, वो कहते हैं कि होम्योपैथी के अंदर जो कंसल्टेशन है डॉक्टर के साथ, वो ऐसे 2 मिनट में पर्चा लिख के दवाई नहीं बन जाती, या 2-4 टेस्ट कराओ और पर्चा लिखा दवाई खा लो। बहुत ज़्यादा रिगरस और थरो कंसल्टेशन होता है। घंटे घंटे भर वो पेशेंट से बात करते हैं, उसकी पूरी दिनचर्या समझते हैं, लाइफस्टाइल समझते हैं, और जब दवाई देते हैं तो उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाते हैं कि अगर आप इस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तभी ये दवाई असर करेगी। तो कई केसेस में दवाइयों से ज़्यादा वो लाइफस्टाइल चेंज काम करता है, जिसकी वजह से लोगों को आराम जल्दी मिलने लगता है। दूसरा, ये क्रिटिक्स एक्सप्लेन करते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। देखिए, कई बार आप किसी को चीनी का टुकड़ा भी पकड़ा दें और कह दें दवाई ये खा लो ठीक हो जाओगे, तो दिमाग के अंदर कुछ चीजें किक इन करती है कि ओह अब मैं दवाई खा रहा हूं, अब मुझे अच्छा लग रहा है। और इसी प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से कई बारी होम्योपैथी की दवाई खाकर भी लोग ठीक होते हैं। ये प्लेसिबो इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट ना वैक्सीन की टेस्टिंग में भी आपने सुना होगा कि 2 ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप को चीनी का घोल देते हैं, एक ग्रुप को वैक्सीन देते हैं और बताते नहीं किसे क्या देख रहे हैं। वहां पर भी ये चेक करने की कोशिश होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लेसिबो इफेक्ट जिन पर काम कर रहा है उतना ही वैक्सीन काम करती है। अगर ऐसा है तो वैक्सीन फिर बेकार है। और वही प्लेसिबो इफेक्ट एक क्रिटिक्स कहते हैं कि होम्योपैथी में काम करता है, जिसकी वजह से कई बार ये काफी इफेक्टिव साबित होती है। अब आप कहेंगे कि भैया होम्योपैथी के प्रिंसिपल, पॉपुलैरिटी, क्रिटिसिज्म सारा देख लिया, कंक्लूजन क्या है?
अरे कहना क्या चाहते हो? भाई कंक्लूजन ये है कि होम्योपैथी एक ऑल्टरनेटिव फील्ड ऑफ मेडिसिन है जिसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं। अरे भाई ये थरो कंसल्टेशन करते हैं पेशेंट के साथ में, बीमारी के बियॉन्ड जाके उसकी लाइफस्टाइल समझते हैं, ये कितनी अच्छी बात है। उसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या आर्थराइटिस में कई बारी होम्योपैथी बहुत कारगर साबित होती है। कई बारी होम्योपैथी और एलोपैथी का मिक्सचर दिया जाता है। उसके अलावा बच्चों में कहते हैं होम्योपैथी के साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। ये कितनी अच्छी बातें हैं और इन्हें अडॉप्ट किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े क्रिटिसिज्म भी हैं होम्योपैथी के, तो उन पर होम्योपैथ्स को और सीरियसली काम करना चाहिए और उतने ही वैलिड जवाब देने चाहिए। अरे भाई एलोपैथी को देख लो, गले का इन्फेक्शन ब्लड लेटिंग से सॉल्व कर रहे थे, कितनी क्रिटिसिज्म हुई, मगर इन्होंने अपने आप को सुधारा, सवारा, रिसर्च करी और आज दुनिया भर में इतने पॉपुलर हो गए। इनका खुद का नाम सैमुअल हैनेमन ने दिया था, गुस्से में आकर उसे लेकर चल रहे हैं और अपने आप को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। वही काम होम्योपैथी को भी करना चाहिए। डॉक्टर शांतनु अभ्यंकर जो एक फॉर्मर होम्योपैथ और करंट एलोपैथ हैं, ये भी यही कहते हैं कि होम्योपैथी जैसी जितनी भी ऑल्टरनेटिव फील्ड ऑफ मेडिसिन है, इसमें स्क्रूटनी और क्वेश्चनिंग करके हम इनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को अपना लेंगे तो ह्यूमैनिटी का विकास होगा। द नीड ऑफ द आवर इज स्क्रूटनी एंड क्वेश्चनिंग, नॉट द ब्लाइंड बिलीफ।